हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के परीक्षा योद्धा के समान अध्ययन सीरीज में। हम लोग पिछले लेक्चर में यहाँ कंप्लीट कर चुके थे यहाँ तक। अब हम लोगों को जो है 16 महाजनपद एवं मगध का उत्थान के बारे में पढ़ना है। पिछले लेक्चर जो हम लोग पढ़े थे वो धर्म से रिलेटेड था। विविध धर्म हम लोग पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले 16 महाजनपद एवं मगध का उत्थान से संबंधित कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए। आइए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कछपाल पीटी में पूछा गया महाजनपद शब्द का मतलब पूछा गया। इसका मतलब होता है महान राज्य। महाजनपद शब्द का जो मतलब है महान राज्य होता है। मतलब जनपद हो गया एक राज्य, और महाजनपद जब बोला जाए तो बड़ा राज्य उसको बोलते हैं। महाजनपद अधिकांशतः राजतंत्रीय राज्य होते थे। राजा का शासन होता था वहाँ पे, और राजा के पास ही पूर्ण शक्तियाँ होती थी और नियमित सेना होती थी। वे जनपद व राज्य नामक एक परिभाषित क्षेत्र पर शासन करते थे, और उनमें से कुछ जो थे गणतंत्र भी थे, लेकिन मैक्सिमम जो बोला जाए वो राजतंत्र ही थे। राजा का शासन होता था। गण या गणसंघ या गणराज्य के नाम से जाना जाता था जो गणतंत्र थे महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेपीएससी असिस्टेंट में पूछा गया मगध साम्राज्य की पहली राजधानी के बारे में पूछा गया। पहली राजधानी की बात करें तो गिरिब्रिज है, जो कि राजगीर, अभी हम लोग उसको राजगीर के नाम से जानते हैं। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का सबसे प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है। हर्यक वंश का संस्थापक भी माना जाता है, जिसे मगध साम्राज्य को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? बिंबिसार को। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्या देखिए बोला जाता था? क्षेत्रोजस, और जैन साहित्य में श्रेणी कहा गया है। ये सब इंपॉर्टेंट जो नाम है वो आप ध्यान में रखेंगे। मत्स्य पुराण में इसको बोला गया क्षेत्रोजस, और जैन साहित्य में बोला गया श्रेणी। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जो है जीवक को भेजा था। किसके लिए? तो अवंती नरेश चंड प्रदोत के राज्य में चिकित्सा के लिए भेजा था। कौन? तो बिंबिसार भेजा था। इसका राजवैद्य का नाम था जीवक। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न पूछा गया फिफ्थ जेपीएससी में 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? ये पूछा गया। तो आपको ये पता होना चाहिए थे कौन कौन से महाजनपद थे, और उसकी राजधानियों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। मथुरा पूछा गया किसकी राजधानी? तो मथुरा जो राजधानी थी वो शूरसेन की राजधानी थी मथुरा। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ महाजनपद और उसके राजधानी के बारे में। देखिए, महाजनपद है अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी आपकी चंपा है। मगध है, जिसकी राजधानी गिरिब्रिज या राजगीर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काशी की राजधानी वाराणसी, ये बहुत आसान है, याद रखेंगे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या फिर अयोध्या। वज्जी की राजधानी की बात करें तो विदेह और मिथिला है। और मल की राजधानी की बात करें तो कुशावती या कुशीनगर कहते हैं। चेदी की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है शक्तिमती। वत्स की राजधानी की बात करें तो कौशाम्बी है। कुरु की राजधानी की बात करें तो इंद्रप्रस्थ, हरियाणा वाला एरिया है ये। पंचाल की राजधानी की बात करें तो उत्तर पंचाल था, उसका राजधानी अहिछत्र था, और एक दक्षिण पंचाल था, उसका राजधानी था काम्पिल्य। मत्स्य की बात करें तो उसकी राजधानी विराटनगर थी, और शूरसेन की बात करें तो उसकी राजधानी मथुरा थी। यही प्रश्न आपसे पूछा गया था अभी। अशमक की राजधानी पोतन बोले या उसको पोटली भी बोलते हैं। अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की थी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की महिष्मती थी। उज्जैनी में अवंती में दो ठो हो गया, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की उज्जैनी, ऊ से ऊ याद रखेंगे, और दक्षिणी अवंती के है महिष्मती। गंधार की राजधानी की बात करें तक्षशिला, और कंबोज की राजधानी की बात करें तो हाटक। ये 16 महाजनपद थे और इसकी राजधानियों का ये नाम था। क्वेश्चन देखते हैं, एक तरफ महाजनपद दिया गया है और दूसरी तरफ राजधानी है, उसको आपको मिलान करना है। 6 जेपीएससी में पूछा गया प्रश्न। महाजनपद आपका अशमक है, अवंती है, चेदी है, कंबोज है, और राजधानी हाटक, महिष्मती, पोटक और शुक्तिमती, ये दिया हुआ है। तो चेदी का राजधानी शुक्तिमती था, अवंती का राजधानी कहाँ था? महिष्मती था। कंबोज का जो राजधानी था वो कहाँ था? याद है आपको? कंबोज का राजधानी हाटक था, और अशमक की राजधानी थी पोटक। ये आपका सही मिलान है। नेक्स्ट देखिए, पर्सनल असिस्टेंट 2012 में पूछा गया पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो पाटलिपुत्र जो स्थित था आपका वो गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पाटलिपुत्र की स्थापना का ये भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो किसके द्वारा? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध दक्षिण बिहार के राजा अजातशत्रु द्वारा पाटलिपुत्र का स्थापना किया गया था। किसका स्थापना? पाटलिपुत्र का। और उदयन जो था अपना राजधानी जो है राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, ये याद रखेंगे। स्थापना किया था अजातशत्रु, और उदयन जो है अपना राजधानी पाटलिपुत्र किया था। SIPT 2017 में प्रश्न पूछा गया राजा बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयभद्रा, ये 3 राजा का नाम दिया गया। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयभद्रा किस वंश के थे? तो ये किस वंश के थे? हर्यक वंश के। बिंबिसार और अजातशत्रु, उदयभद्रा, ये उदयनी है। ये तीनों जो थे हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक का बात किया जाए तो बिंबिसार था। कब? तो 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश का स्थापना किया गया था। वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसका? बिंबिसार को ही माना जाता है, मगध साम्राज्य का। अपना राजधानी ये बनाया था गिरिब्रिज और राजगीर को। और उदयन जो था वो पाटलिपुत्र को बसाया, हालांकि ये जो है पाटलिपुत्र को अपना राजधानी स्थानांतरित किया था।
नेक्स्ट जो है पंचायत सेक्रेटरी 2018 प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे पहले मगध साम्राज्य पर शासन किया? कौन सा वंश शासन किया था? हर्यक वंश शासन किया है। हर्यक वंश का स्थापना हम लोग देख लिए 544 ईसा पूर्व में हुआ था और बिंबिसार के द्वारा किया गया था। राजगीर इसकी राजधानी थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। जेपीएससी असिस्टेंट में पूछा गया है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण है वो 326 ईसा पूर्व में हुआ है। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और सिकंदर महान मैसोडीन के प्राचीन यूनानी साम्राज्य का एक राजा था। हाइडी स्पीसीज की लड़ाई या इसको झेलम की लड़ाई भी बोलते हैं, जो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर और किसके बीच हुआ था? तो पोरस। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। इसको हाइडी स्पीसीज का भी युद्ध बोलते हैं या फिर झेलम की लड़ाई भी बोलते हैं, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात क्या हुआ? 325 ईसा पूर्व में सितंबर में सिकंदर ने पाटल या पोटन से यूनान के लिए प्रस्थान किया, मतलब ये वापस लौट गया और 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु भी हो गई थी। इसकी तो सिकंदर का जो सेना था वो झेलम नदी को क्रॉस करने से मना कर दिया था। 2 साल का वहाँ पे अभियान चला। एक तरफ पोरस राजा थे और दूसरी तरफ था सिकंदर। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन एक जगह था, वहाँ पे सिकंदर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देखिए, टीजीटी 2018 में प्रश्न पूछा है, तक्षशिला को पराजित करने के बाद सिकंदर मगध पर कब्जा करना चाहता था, किंतु वह ऐसा क्यों नहीं कर सका? तो क्यों नहीं कर सका? तो उसके सिपाही आगे जाने से मना कर दिए थे, झेलम नदी को क्रॉस करने से मना कर दिए थे। ये अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए। नेक्स्ट देखिए, हम लोग का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बने हैं अभी तक? SIPT 2017 में पूछा गया कि मौर्य राजवंश के संस्थापक के बारे में पूछा गया। तो मौर्य राजवंश का संस्थापक जो था चंद्रगुप्त मौर्य था और ये किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया है। 322 ईसा पूर्व में किया है। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त बोलते हैं या फिर कौटिल्य बोलते हैं और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है अर्थशास्त्र। ये भी प्रश्न बनता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सारे आप लोग याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को अपने गुरु चाणक्य की सहायता से पराजित किया था और 25 वर्ष की आयु में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। वो कब? तो 322 ईसा पूर्व में। एक्चुअली में मौर्य साम्राज्य की स्थापना का जो मेन रोल है, लीड रोल था, वो चाणक्य ही निभाया था, क्योंकि घनानंद जो है उनका बेइज्जती किया था, तो वो कसम खाया था कि वो नंद वंश को समाप्त कर देगा और उनमें साथ दिए थे उनका चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है SIPT 2017 में प्रश्न पूछा है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी इसकी थी पाटलिपुत्र। इसके अतिरिक्त साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 प्रांतों में भी बांटा गया था। पूर्वी भाग की राजधानी थी तोशली, पश्चिमी भाग की राजधानी की बात करें तो उज्जैन, उत्तरी भाग की तक्षशिला और दक्षिणी भाग की बात करें तो सुवर्णगिरी। ये तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया था, तक्षशिला। तो ये 4 उसका राजधानी की बात की जाए, पाटलिपुत्र तो था ही, लेकिन 4 भाग में भी बांटे गए थे मौर्य साम्राज्य को। पूर्वी भाग तोशली, पश्चिमी भाग उज्जैन, उत्तरी भाग तक्षशिला और दक्षिणी भाग सुवर्णगिरी, ये राजधानी था। जेपीएससी अकाउंट ऑफिसर में पूछा गया, मौर्य इतिहास के स्रोत इंगित करता है कि भारत में दासता नहीं थी। तो ये कौन सा स्रोत है जो ये इंगित करता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी? तो मेगास्थनीज द्वारा एक बुक लिखा गया इंडिका, ये बताता है कि भारत में जो है दास प्रथा अवेलेबल नहीं था उस समय। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वह भारत में 304 से 299 ईसा पूर्व तक रहा। ग्रीक लेखक मेगास्थनीज द्वारा इंडिका पुस्तक की रचना की गई, यूनानी भाषा में की गई, जिसमें मौर्यकालीन भारत के समाज, नगरों, भूगोल आदि का वर्णन मिलता है और इसी में उसने बताया था कि इसमें दास प्रथा नहीं है। हालांकि ये पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं था, बिल्कुल वो 4-5 साल रहा और उतने में भारत को पूरा जानना उसके लिए बस का बात नहीं था। लेकिन ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि किस बुक में ऐसा लिखा गया, तो आप लोग याद रखेंगे मेगास्थनीज का इंडिका में लिखा गया है। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का वो राजदूत था, मेगास्थनी। हाई स्कूल टीचर 2009 में प्रश्न पूछा है, 272 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बिंदुसार के बाद किस शासक ने शासन किया? तो बिंदुसार के बाद जो शासन किया है उसका बिंदुसार का पुत्र है अशोक। क्या? बिंदुसार का पुत्र है अशोक, जिसके समय में कलिंग युद्ध हुआ है और उसके बाद अशोक का धर्म परिवर्तन और हृदय परिवर्तन हो गया है। बिंदुसार देखिए कब से 297 से 273 ईसा पूर्व तक मौर्य राजवंश के राजा थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार और तथा अजातशत्रु वारिसार भी कहा गया है। बिंदुसार महान मौर्य सम्राट जो है अशोक के पिता थे। जैन ग्रंथ है, क्या नाम है उसका? राजवली कीथे में बिंदुसार का नाम सिंहसेन मिला है। सिंहसेन इसका नाम कहाँ पे मिला है? तो राजवली कीथे के नाम से एक जैन ग्रंथ है उसमें, जो उनके अमित्रघात होने के कारण है। और आगे वर्णित है कि बिंदुसार अपने पुत्र भास्कर के साथ श्रवण बेलगोला की भ्रमण करने गया था। ये ऐसा राजवली के थे, एक जैन ग्रंथ है उसमें भी इनका वर्णन है कि इनका बिंदुसार का, जिनमें सिंहसेन और अमित्रघात के नाम से उनको बोला गया है।
नेक्स्ट देखिए सीजीएल 2024 में प्रश्न पूछा है, सम्राट अशोक का एकमात्र अंकित पत्थर का चित्र कहाँ मिलता है? तो एकमात्र अंकित पत्थर का जो चित्र है वो कहाँ मिलता है? कनगनहल्ली। कहाँ पे? कनगनहल्ली। कनगनहल्ली में पाया गया अशोक का पहला उत्कीर्ण चित्र महिला परिचारिकाओं और रानियों से घिरा हुआ है। खंडहर बौद्ध स्तूप से निकाला गया था। सम्राट अशोक ने दक्षिण बिहार के गया जिले में बराबर के पहाड़ियों, देखिए बराबर के पहाड़ियों में यहाँ गुफाओं का भी निर्माण कराया था कौन? सम्राट अशोक ने। और उनकी दीवारों पर अशोक के लेख भी उत्कीर्ण है। बराबर के पहाड़ी भी याद रखेंगे कहाँ पर है? गया जिले में। किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। यहाँ पे गुफाओं को बनाया गया था। यहाँ पे लोग जो है अपना तपस्या वगैरह यहाँ पे करते थे बराबर की पहाड़ियों में। ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और कुछ युद्ध दिए हुए हैं और किन 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 के बीच लड़ा गया ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कलिंग युद्ध जो है ये अशोक के साथ लड़ा गया था। इसी से संबंधित मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक युद्ध दिया हुआ है, वो कलिंग युद्ध है। देखिए कलिंग युद्ध अशोक और कलिंग के बीच में लड़ाई हुआ। पानीपत के युद्ध का बात करें तो इब्राहिम लोदी एक तरफ था और एक तरफ था बाबर। यहीं से मुगल स्टार्ट हुआ था। एक तरफ इब्राहिम लोदी है, दूसरी तरफ बाबर है। हल्दी घाटी का बात करें तो ये राणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया। खानवा का युद्ध का बात करें तो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था खानवा का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न देखिए SIPT 2017 में पूछा है, जहां राजा अशोक कलिंग युद्ध की प्रसिद्ध युद्ध भूमि स्थित है। तो वो जो युद्ध भूमि कलिंग कहाँ पे है? तो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है कलिंग युद्ध भूमि। देखिए व्याख्या देखते हैं। मौर्य शासक अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त किया। इस महायुद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था अशोक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए SIPT में पूछा है, कलिंग राज्य के विरुद्ध युद्ध कलिंग युद्ध लड़ने वाले मौर्य सम्राट का नाम ये पूछा गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन, एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन भी है। अशोक था वो। कलिंग राज्य के विरुद्ध कलिंग युद्ध लड़ने वाला मौर्य सम्राट अशोक था। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक ने 13वें शिलालेख में विस्तृत वर्णन किया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। ये कलिंग युद्ध का जो वर्णन है किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में। पिलनी के अनुसार अशोक ने कलिंग को व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझकर इस पर आक्रमण किया था, ऐसा कहना है पिलनी का। जबकि कौटिल्य जो है, जिसको चाणक्य या विष्णुगुप्त बोल रहे हैं, कौटिल्य द्वारा जो बुक लिखा गया अर्थशास्त्र, अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार बोला जाता है कि कलिंग हाथियों के लिए परिचित था और हाथियों को प्राप्त करने के लिए ही अशोक जो है कलिंग पर आक्रमण किया। लेकिन पिलनी बोलता है कि क्यों आक्रमण किया? तो व्यापार और व्यवसाय की दृष्टि से। हालांकि जो भी कारण हो, लेकिन कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया और उसके बाद हृदय परिवर्तन हो गया था अशोक का, बौद्ध धर्म अपना लिया था वो। फिफ्थ JPSC-PT 2013 में प्रश्न पूछा है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए, अगर आप टैक्स छुपा रहे हैं मौर्य काल में तो आपको दंड दिया जाता था और वो दंड है मृत्युदंड। टैक्स चोरी नहीं करना था। मेगास्थनीज के इंडिका में इसका जिक्र है कि मेगास्थनीज के इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। कैसा नगर प्रशासन था? पाटलिपुत्र मतलब पटना का। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर जो है 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता है। जो नगर का प्रशासन है उसमें 30 सदस्य होते थे। विभिन्न प्रकार के समिति बने हुए थे और जिसमें 6 समितियां थी और एक समिति में 5 सदस्य, एक समिति में 5 सदस्य थे। तो 6 समिति में टोटल 30 सदस्य हो गए। वही पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन देखते थे। 6वीं समिति जो है उनका कार्य क्या था? तो बिक्री कर वसूल करना था। जो ये 6 समितियां हैं उसमें 6वीं समिति के बारे में बोल रहा है मेगास्थनी कि बिक्री कर वसूल करना था। बिक्री का मूल्य जो था 10वां भाग था। जितना भी 10वां भाग है वो टैक्स के रूप में लिया जाता था और जो टैक्स चोरी किया था उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। ऐसा हम लोगों को पता चलता है मेगास्थनीज के इंडिका को पढ़ने से। नेक्स्ट देखिए थर्ड JPSC-PT 2008 में पूछा है, निम्न में से किसे रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो रानी का अभिलेख जो है तीसरा लघु स्तंभ लेख जो अशोक का है उसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। रानी का अभिलेख या कौशाम्बी स्तंभ लेख उसी को कहा जाता है। याद रखेंगे, बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इस स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुआकी द्वारा, यह भी इंपॉर्टेंट है कि अशोक की रानी का क्या नाम था जिसका उल्लेख जो है रानी का अभिलेख में किया गया, तो उसका नाम था कारुआकी। याद रखेंगे, दान दिए जाने का उल्लेख है इस अभिलेख में, मतलब तीसरा लघु स्तंभ लेख जिसको रानी का स्तंभ लेख या कौशाम्बी स्तंभ लेख कहते हैं। नेक्स्ट देखिए JPSC असिस्टेंट में पूछा गया 2015 में, निम्न मूल पाठ प्राचीन भारत के जासूसी प्रणाली के संबंध में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो वो कौन जानकारी देता है? भारत के जासूसी प्रणाली के संबंध में जानकारी देने वाला है ग्रंथ है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है। जो अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक प्रमाणिक पुस्तक है, ये हम लोग ऊपर डिस्कस किए। इनका संबंध जो है राजनीति से। देखिए क्वेश्चन पूछा गया JPSC असिस्टेंट में, सन्निधाता मौर्य प्रशासन में निम्न में से किस विभाग का प्रभारी था? सन्निधाता जो नाम था मौर्य प्रशासन में वो क्या थे? तो वो कोषागार थे। सन्निधाता जो थे वो क्या थे? कोषागार थे।
सन्निधाता उत्तर भारत में प्रचलित प्राचीन भारतीय कृषि जन व्यवस्था में एवं राजस्व संबंधी शब्द है। सन्निधाता का अर्थ जो है वो राजस्व के रूप में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को राजा के कोषागार में जमा करने वाला ये प्रभारी या अधिकारी होता था। देखिए कुछ कुछ पद का नाम दिया गया और पदों का विवरण है कि उनका संबंध किससे था, ये देख लीजिए। ये प्रशासनिक पद है। सन्निधाता जो था कोषागार हो गया। गोपा जो था वो खातों के लिए जिम्मेदार था, अकाउंट वगैरह का हिसाब रखता था। समाहर्ता राजस्व के लिए वो सामान्य कलेक्टर राजस्व का संबंधित काम। संस्थाध्यक्ष क्या था, तो बाजार अधीक्षक था। ये शुल्काध्यक्ष टोल कलेक्ट करता था। अकराध्यक्ष जो था खान अधीक्षक था। नवाध्यक्ष जहाजों के अधीक्षक थे और व्यवहारिक जो थे सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ये कुछ कुछ पद हैं, उनका संबंध दिया गया कि पद कौन पद का संबंध किससे है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 7th जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा है। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। तो अशोक के शिलालेख जो थे वो खरोष्टी लिपि में थे। किस लैंग्वेज में थे ये पूछा गया है। पेशावर के निकट पाकिस्तान के आसपास का एरिया में पूछा गया, तो खरोष्टी लिपि में थे। खरोष्टी लिपि क्या है, एक प्राचीन लिपि है जिसका उपयोग प्राचीन गंधार और प्राचीन भारत, मुख्य रूप से आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान में गंधारी प्राकृत और संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था। यह मध्य एशिया में भी लोकप्रिय था। मानसेहरा और शहबाज घड़ी के शिलालेख में खरोष्टी लिपि का ही प्रयोग किया गया है। इन दोनों को छोड़कर अशोक के सारे लेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में। तो कौन कौन खरोष्टी लिपि में, याद रखिएगा मानसेहरा और शहबाज घड़ी जो अभिलेख हैं वो अशोक के खरोष्टी लिपि में। इसको छोड़ दीजिएगा तो आप बाकी जो जो भी पूछा जाए वो ब्राह्मी लिपि आपका आंसर होगा। जेपीएससी अकाउंट ऑफिसर 2019 में पूछा, निम्न में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण कराया। ये झील का निर्माण कराया है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो इसका नाम है पुष्यगुप्त वैश्य, जो सुदर्शन झील का निर्माण कराया है। सुदर्शन झील है कहाँ पे, तो गिरनार नामक पहाड़ी मध्य सौराष्ट्र मतलब गुजरात में स्थित है। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से गिरनार में उनका राज्यपाल था, उनका राज्यपाल का नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, वही करवाया था। और इस झील का बहुत बार पुनर्निर्माण भी हुआ है, उससे भी संबंधित प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, तो अपना जो गिरनार का राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य, उससे वो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। बाद में सम्राट अशोक के आदेश से उसके महान गुरु तुषास्प जो थे उस झील का पुनर्निर्माण कराया। और पुनर्निर्माण कराने वाले और जो शासक हैं वो देखिए, अशोक तुषास्प के हैं रुद्रदामन कराया है। विशाख नामक अधिकारी की सहायता से। स्कंदगुप्त भी पुनर्निर्माण कराया है चक्रपालित नामक अधिकारी की सहायता है। नेक्स्ट देखिए, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में पूछा गया है 2018 में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य करवाया था। और वो जो गिरनार का राज्यपाल था उसका नाम याद रखेंगे आप लोग, पुष्यगुप्त वैश्य नाम था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं मौर्योत्तर काल से कौन कौन से प्रश्न अभी तक पूछे गए। मार्केट सुपरवाइजर एग्जाम 2007 में पूछा है। कन्नौ वंश के बारे में पूछा है। कन्नौ वंश का मौर्योत्तर काल मतलब मौर्यों के बाद जो शासन चला, जो जो वंश आए उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कन्नौ वंश का जो संस्थापक है इसके बारे में पूछा गया, तो कौन था, वासुदेव था जिसने कन्नौ वंश की स्थापना की। और इसके गोत्र के नाम पर ही ये कन्नौ वंश रखा गया, इस वंश का नाम। इसके उनके बाद उसके बेटे भूमिपुत्र ने राज किया था। नेक्स्ट देखिए, स्पेशल ब्रांच 2019 में पूछा है। कनिष्क राजवंश के शासक थे, तो कनिष्क राजवंश के शासक कौन थे, तो कुषाण। कनिष्क जो था कुषाण राजवंश का शासक था। सबसे प्रतापी शासक माना जाता है कनिष्क को, कुषाण राजवंश का। कनिष्क कुषाण राजवंश के शासक थे और इसी के समय में चौथा बौद्ध संघ थी, वो भी याद रखेंगे। कुषाण वंश के संस्थापक का बात किया जाए तो कुजुल था और कनिष्क जो थे सबसे प्रतापी शासक हुए हैं। कुछ इतिहासकार इस वंश को चीन से आए यूची और युएझी लोगों का मूल मानते हैं। मतलब ये जो थे बाहर के जनजाति थे, जाति थे, वो भटकते हुए आ गए थे भारत और यहाँ पर इन्होंने आके कुषाण वंश का स्थापना किया था, ऐसा लोगों को मानना है। और उस जाति का नाम था यूची या युएझी कहते हैं। सम्राट कनिष्क भारत में आकर यहाँ बौद्ध संस्कृति का हिस्सा बने, बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया और भारत में सर्वप्रथम भगवान की बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है कुषाण काल में ही हुआ। और गंधार व मथुरा शिल्पकला का उदय भी कुषाण काल से ही माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट जो पूछे गए प्रश्न में आपके। जेपीएससी पीटी 2003 में पूछा गया, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो वो जो चीनी जनरल था वो पान चाओ था। क्या था, पान चाओ। कनिष्क को चीनी जनरल पान चाओ ने हराया था। कनिष्क कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक थे जिनके शासनकाल के दौरान कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति हुई है, ये हम लोग देख चुके हैं। थर्ड जेपीएससी पीटी 2008 में पूछा है कि शक संवत कब से माना जाता है। शक संवत जो माना जाता है 78 AD, 78 ईस्वी से शक संवत को माना जाता है और इसका शुरुआत कनिष्क द्वारा ही किया गया था। अब भारत सरकार जो है 1957 में इसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया है, किसको, शक संवत को।
तो शक कैलेंडर जो है उसमें 365 दिन और 12 महीने आते हैं, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर के संरचना के समान है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर कब घोषित किया गया इसको, तो 1957 में। कब से प्रारंभ हुआ, तो 78 एडी से, और शुरुआत करने का श्रेय जो जाएगा वो कनिष्क को जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे। जेपीएससी अकाउंट ऑफिसर में पूछा गया, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। निम्न में से उसके बृहद साम्राज्य के किस स्थान को लगभग दूसरी राजधानी का स्थान प्राप्त है, तो दूसरी राजधानी जो थी उसकी वो मथुरा थी। ऐसे राजधानी बात किया जाए कनिष्क की राजधानी तो पुरुषपुर थी, लेकिन दूसरी राजधानी की बात की जाए तो दूसरी राजधानी इसकी मथुरा थी। कनिष्क पुरुषपुर पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था, जबकि इसके राज्य की दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार का निर्माण कराया तथा उनमें से कुछ अस्थि अवशेषों को भी प्रतिस्थापित किया। नेक्स्ट देखिए, जेपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर में पूछा गया है 2015 में, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का तो था, लेकिन कौन सा शाखा, 2 शाखा, 3 शाखा थे बेसिकली, हीनयान, महायान और वज्रयान। तो हीनयान और महायान जो 2 भाग में बांटे थे, वो कनिष्क के ही चौथी बौद्ध संगति जब हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में, उसमें बट गए थे। और जो कनिष्क था वो महायान संप्रदाय, महायान शाखा का अनुयायी था बौद्ध धर्म का। कनिष्क ने तक्षशिला को संरक्षण दिया और उसके शासनकाल में शिक्षा का केंद्र बन गया था तक्षशिला। कनिष्क के समय में नागार्जुन और अश्वघोष दोनों प्रमुख विद्वान और दार्शनिक थे। ये लोग भारत का आइंस्टीन माना जाता है नागार्जुन को। नागार्जुन और अश्वघोष जो प्रमुख विद्वान थे कनिष्क के शासनकाल में थे। चौथी बौद्ध संगति के बारे में हम लोगों ने जिक्र कर लिया, और 2 धर्म में 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान महायान, वो भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, जियोलॉजिस्ट रिक्रूटमेंट 2013 में पूछा है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणाचार्य पतंजलि इनमें से किसके समकक्ष थे। तो पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग वंश का ये था, तो उसके समकालीन थे। कौन, पतंजलि। प्राचीन भारत के महान व्याकरणाचार्य जो थे पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। और इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम याद रखेंगे, महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया पतंजलि के द्वारा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल ध्यान में लेके आगे चलेंगे। महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया था, पतंजलि के द्वारा। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेघ यज्ञ के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग ने पूर्वी भारत में शुंग वंश की स्थापना और 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर की थी। ये शुंग वंश का स्थापना कौन किया था, पुष्यमित्र शुंग किया था, और ये बृहद्रथ की हत्या करके किया गया था। ये पुष्यमित्र शुंग देखो ब्राह्मण धर्म के माने जाते हैं, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे ये, याद रखेंगे। 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट है, मार्केट सुपरवाइजर में पूछा गया है, सोने का लेख युक्त सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए। सोने का सिक्का था लेख युक्त, मतलब कुछ कुछ लिखा हुआ था, तो ये जारी किया है हिंद यवन। कौन शासक किए हैं, हिंद यवन शासक जो है ये सोने के सिक्के सबसे पहले अगर पूछा जाए जारी कौन किए, तो सबसे पहले किए हैं हिंद यवन शासक। लेख युक्त सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे, जिनका श्रेय निश्चित रूप से राजाओं को दिया जा सकता है। किसको, हिंद यवन के राजाओं को। वे भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे। इंडो यूनान साम्राज्य के सिक्कों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के अन्य क्षेत्रों के सिक्कों को तेजी से प्रभावित करना शुरू किया था। जब इंडो यूनान हिंद यवन संपर्क में आए थे भारत के, तो वहाँ से सिक्कों का जो है तेजी से प्रभावित करना शुरू कर दिया था, प्रभाव उनका पड़ने लगा था। जेपीएससी असिस्टेंट में पूछा गया, प्राचीन भारत में इनमें से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। तो नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने का अगर बात किया जाए तो कुषाण वंश के शासकों ने इनके सिक्के जो थे वो ज़्यादा सही थे, ज़्यादा उत्कृष्ट थे इनके सिक्के कुषाण वंश के, नियमित रूप से भी ये सिक्के चलवाए थे। लेकिन पहला बोला जाएगा किन्होंने पहला बार सोने का सिक्का चलाया, तो हिंद यवन होगा, और वो दोनों प्रश्न आपके यहाँ पूछे गए हैं। भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के कुषाण वंश द्वारा जारी किए गए। कुषाण मूल रूप से पश्चिम चीन के क्षेत्रों से संबंधित थे, उन्हें यूची वगैरह के नाम से जाना जाता था। कुषाण वंश का पहला शासक कुजुल खुर्शीद जो क्या किया था, तो कुषाण वंश का स्थापना किया था। ये कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में सिंहासन रूढ़ हुआ और एक नया संवत भी चलाया। हम लोग उसके बारे में अभी जिक्र कर चुके हैं कि शक संवत चलाया। 1957 में उसको राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा। ये आप लोग याद रखेंगे। 7th जेपीएससी पीटी 2021 में प्रश्न पूछा गया है, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। तो पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान जो बात हो रहा है वो था ताम्लुक। क्या था, ताम्लुक। पूर्वी भारत में सबसे प्रमुख इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन ताम्लुक था। ताम्लुक राज्य दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में रूपनारायण नदी, पश्चिम में स्वर्ण रेखा से घिरा हुआ था। प्राचीन भारत में ताम्लुक, जिसे ताम्रलिप्ति के नाम से भी जाना जाता है, जो ताम्लुक हम लोग बोल रहे हैं उसको ताम्रलिप्ति भी कहा जाता है।
एक संपन्न व्यापारिक बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति का अर्थ का बात किया जाए तो क्या होता है, तांबा जिसे सिंभू के घाट शिला के समीप खनन किया जाता था और ताम्लुक बंदरगाह के माध्यम से निर्यात किया जाता था। कौन? तांबा को। ताम्रलिप्ति का संबंध जो है तांबा से ही है। और देखिए एक तरफ से स्वर्णरेखा रेखा नदी से भी घिरा हुआ है, तो स्वर्णरेखा रेखा नदी जो है आपके सिंहभूम जिले में ही है, तो घाटशिला जो वहीं पर है। नेक्स्ट देखिए, ये पूछा गया है जेपीएससी मेंस 2024 में, बैरी गाजा जिसे प्राचीन भारत के उत्कृष्ट बंदरगाह भृगु कच्छ के रूप में पहचाना गया, किस नदी के मुहाने पर है? तो बैरी गाजा जो है आपको नर्मदा नदी के मुहाने पर है। लगभग 2000 साल पहले भृग या भरूच जिसको बोलते थे, कच्छ वगैरह, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में एक प्रमुख बंदरगाह था ये भृगु जो था, तथा नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित भारू कच्छ को दुनिया भर के व्यापारियों के लिए बैरी गाजा के रूप में जाना जाता था। भारू कच्छ को क्या, दुनिया भर के व्यापारी जो है इसको बैरी गाजा के नाम से जानते थे। किसको? तो भरूच जो था, भरूच या भारू कच्छ या कच्छ वाला जो एरिया था उसको बैरी गाजा के नाम से जानते थे। अब आ जाइए हम लोग संगम काल। संगम काल का संबंध दक्षिण भारत से है और इससे कौन कौन से प्रश्न बने हैं एग्जाम में, ये हम लोग देखने वाले हैं। फिफ्थ जेपीएससी पीटी 2013 में पूछा है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो ये जो ऋषि का बात हो रहा है, आर्य बनाने वाले ऋषि ये अगस्त्य थे। कौन थे? अगस्त्य थे। अगस्त्य ऋषि प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत के एकीकरण का प्रयास किया। उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया तथा वैदिक परंपराओं को लागू करवाया। उन्हें तमिल साहित्य का पितामह कहा जाता है। किनको? अगस्त्य को तमिल साहित्य के पितामह थे। तथा उन्होंने प्रथम तमिल व्याकरण आगतियम की रचना की। यह भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि प्रथम तमिल व्याकरण की रचना किसने की, तो अगस्त्य हो जाएंगे। और प्रथम तमिल व्याकरण का नाम पूछा जाए आपसे तो आगतियम हो जाएगा। अगस्त्य ऋषि चिकित्सा और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काफी मजबूत और अपने काम अगस्त्य संहिता और नाड़ी शास्त्र के लिए लोकप्रिय थे। अगस्त्य ऋषि सप्त ऋषियों में एक थे, ये अगस्त्य ऋषि थे। नेक्स्ट है झारखंड सेक्रेटेरिएट में पूछा गया है, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में, इनमें से किस राजवंश के पास सर्वाधिक शक्तिशाली नौसेना थी? तो सर्वाधिक शक्तिशाली नौसेना जो नीचे दिया गया है उसमें चोलों के पास है। नौसेना मतलब जल संबंधी सेनाएं जो होती है वो चोल राजाओं के पास सबसे शक्तिशाली थी। चोल वंश दक्षिण भारत का एक तमिल सामुद्रिक साम्राज्य था। सामुद्रिक साम्राज्य मतलब समुद्र के किनारे बसा हुआ था ये, जो दुनिया के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था। नौसैनिक युद्धों के लिए डिजाइन किए गए जहाज की कमी के बावजूद चोल राजवंश ने व्यापार और परिवहन दोनों के उद्देश्य से अपने जहाजों के रणनीतिक उपयोग के माध्यम से एक दुर्जेय समुद्री शक्ति बनाए रखा था। चोल साम्राज्य जो था नौसेना में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। नेक्स्ट है सीजीएल 2024 में प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वंश उनकी राजधानियों का सही मिलान नहीं है, ये आपको बताना है। तो पल्लव का कांची ये सही है, पांड्य का मदुरा ये भी सही है, काकतीय का वारंगल राजधानी था ये भी सही है, लेकिन ये यादव जो है इसकी राजधानी मथुरा नहीं था। यादवों की जो राजधानी थी वो देवगिरी। क्या थी? तो देवगिरी। जेपीएससी मेंस 2022 में प्रश्न पूछा है, स्थानीय स्वशासन किसका असाधारण गुण था? स्थानीय स्वशासन, तो ये किसका असाधारण गुण था? चोल प्रशासन का। स्थानीय स्वशासन जो था इनका एक गुण था। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उनका स्थानीय स्वशासन ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थे। ग्राम का प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। चोल शासकों से इस अभिलेख में इस व्यवस्था पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट देखिए जेपीएससी पीटी 2024 प्रश्न पूछा गया, संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम कार्य है। तोलकाप्पियम कार्य है क्या है? ये देखिए इसमें खगोल विज्ञान, व्याकरण, संगीत और चिकित्सा पर दिया हुआ है। हालांकि इसके कोई भी करेक्ट आंसर को करेक्ट नहीं माना गया है। हम लोग देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तोलकाप्पियम 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच लिखी गई व्याकरण पर आधारित कृति है। ठीक है, और यह उस समय की सामाजिक जीवन, मानव मनोविज्ञान और राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में भी जानकारी देता है। यह विशेष तमिल कृति 3 खंडों में विभाजित किया गया। प्रथम खंड 9 अध्यायों में वर्गीकृत है। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। सर्वप्रथम इन परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं के राज्य के संरक्षण में किया गया था। किनका? तो संगम साहित्य का। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता था उन कवियों, लेखकों और रचनाओं का अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाना चाहते थे। ये संगम साहित्य का मुख्य कार्य था। अब ये इनका संबंध का बात करें तोलकाप्पियम का कार्य तो व्याकरण पर ही होगा, क्योंकि ये
हम लोग देखें तोलकापियम जो है 4वीं और 5वीं शताब्दी में लिखा गया है, व्याकरण पर आधारित कृति है ये। नेक्स्ट देखिए गुप्त काल से कौन कौन से संबंधित प्रश्न अभी तक एग्जाम में बन चुके हैं, यह भी हम लोग देखें कोशिश करते हैं। देखिए 6 जेपीएससी डिप्टी कलेक्टर में पूछा गया है, सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, आपको मिलाना है। एक तरफ आपके राजा और दूसरी तरफ पत्नियों के बारे में जिक्र किया गया है गुप्त काल के राजा का। तो समुद्रगुप्त की जो पत्नी थी वो कुमार देवी थी, और चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी वो कुमार देवी थी। समुद्रगुप्त का बात करें तो इनकी पत्नी का नाम दत्ता देवी, और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम है कुबेर नामा, और कुमारगुप्त प्रथम का बात करें तो इनकी पत्नी का नाम अनंता देवी है। नेक्स्ट देखिए जेपीएससी असिस्टेंट में पूछा गया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। भारत का नेपोलियन वन एंड ओनली कौन, समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। यह उपाधि उन्हें कौन दिया है, यह भी इंपॉर्टेंट, एवी स्मिथ के द्वारा दिया गया ये उपाधि, क्योंकि एक वीर थे, योद्धा थे, साहसी, पराक्रमी और निर्भीक शासक थे। कौन, समुद्रगुप्त, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा गया। गुप्त वंश के दूसरे शासक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र थे। समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र थे वो, और वे दूसरे शासक भी हुए गुप्त वंश के। समुद्रगुप्त के राज दरबारी कवि का बात करें तो हरिसेन इसके राज दरबारी कवि थे, किनके, समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट देखिए जेपीएससी असिस्टेंट में पूछा गया है, इन निम्न में से कौन सा एक कवि व संगीतज्ञ था जो कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम में प्रसन्नता का अनुभव रखता था। यह भी बातें हो रही है समुद्रगुप्त की। गुप्त वंश का महान शासक समुद्रगुप्त जो था, कविराज, कवियों का राजा की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त एक विशेषज्ञ बीना वादक था, उन्हें बांसुरी कविताओं से गहरा लगाव था। समुद्रगुप्त न केवल स्वयं कविताएं लिखी बल्कि कवियों को संरक्षण भी प्रदान करवाया था, इस कारण इसको कविराज कहा जाता है। याद रखेंगे समुद्रगुप्त का ये गुण। कविराज क्यों कहा जाता है, तो स्वयं कविताएं लिखा भी और कवियों को संरक्षण भी ये दिलवाया था। नेक्स्ट देखिए सीजीएल 2024 में प्रश्न पूछा है, नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने की। तो नालंदा महाविहार की स्थापना की बात करें तो ये शासक है कुमारगुप्त द्वितीय। कौन है, कुमारगुप्त द्वितीय नालंदा विहार की स्थापना कराने वाला शासक। गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त शक्रादित्य ने 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक बिहार में 427 ईस्वी में, कब, तो 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो 12वीं शताब्दी तक 600 वर्षों तक चला। हर्षवर्धन और पाल राजाओं के काल में यह बहुत लोकप्रिय था। कौन, तो नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखिए प्रभावती गुप्त शासिका थी। प्रभावती गुप्त शासिका किस वंश की थी, ये पूछा गया है। तो ये वंश का नाम है आपका वाकाटक वंश। कहाँ, कौन सा वंश है, वाकाटक वंश की रानी थी प्रभावती गुप्त। गुप्त पढ़ के गुप्त वंश हम लोग को टिक नहीं करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रभावती गुप्त जो थी वाकाटक वंश की थी, बहुत कंफ्यूजिंग, यार गुप्त वंश भी ऑप्शन दिया हुआ है, यह ध्यान रखेंगे। प्रभावती गुप्त गुप्त राजकुमारी और वाकाटक रानी थी, जो महाराज रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। ये जो थी महाराज रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। अपने पति की मृत्यु के बाद लगभग 390 से 410 ईस्वी तक वाकाटक राजवंश पर शासन भी किए। कौन, प्रभावती गुप्त। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल 2019 में प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन से यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो ये दौरा करने वाला जो था फाहियान था। कौन था, फाहियान आया था गुप्त काल के दौरान भारत घूमने। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान धार्मिक मिशन पर भारत आया था। किसके शासनकाल में आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश का शासक था, उसके समय पे बहुत प्रतापी शासक भी माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य भी बोला जाता है, विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था ये चंद्रगुप्त। और उसी समय चीनी यात्री हैं फाहियान, जो धार्मिक मिशन पर भारत आते हैं। वह चीन से पैदल भारत आया और समुद्री मार्ग से वापस लौटा। चीन से पैदल आया था। गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया, ये हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है जेपीएससी असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने के समय चीनी यात्री फाहियान, देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आया है। चीनी यात्री फाहियान जो है कुमार जी के शिष्य थे एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 से 414 ईस्वी तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। पाटलिपुत्र में उन्हें एक महायान मठ में विनय पिटक की एक प्रति मिली, जिसमें संस्कृत में लिखे महासंघिक नियम थे। उनकी यात्रा विवरण, बौद्ध किंवदंतियों, मठ और मंदिरों में के बारे में जानकारी प्रदान करना था। धार्मिक मिशन पे आए थे वो। उन्होंने भारत को एक कुशल प्रशासक के साथ शांतिपूर्ण देश के रूप में वर्णित किया। कौन, तो फाहियान। नेक्स्ट देखिए जेपीएससी पीटी 2006 में पूछा, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है। तो कवि कालिदास का नाम का उल्लेख जो है एहोल के उत्कीर्ण लेख में कवि कालिदास के नाम का उल्लेख है। एहोल अभिलेख को पुलकेशिन द्वितीय ने बनाया था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि एहोल अभिलेख का निर्माण किसने करा, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार।
ये प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय के राज दरबार में राजकवि रवि कीर्ति द्वारा संस्कृत और दक्षिण ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णित है। कवि कालिदास का उल्लेख चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में हुआ है, जिसके रचनाकार का बात करें तो रचनाकार रवि कीर्ति थे। नेक्स्ट देखिए SIPT 2017 में प्रश्न बनाया, गणितज्ञ और ज्योतिष आर्यभट्ट का जन्म किस युग के दौरान हुआ था? तो इनका जन्म जो है गुप्त युग के दौरान हुआ था। कौन? तो गणितज्ञ थे, ज्योतिष भी थे और नाम था उनका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट देखिए 476 से 550 ईस्वी प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिष और गणितज्ञ थे। इन्हें आर्यभट्टीय पुस्तक की रचना की, आर्यभट्टीय सिद्धांत नामक पुस्तक का रचना किया, संस्कृत में किया, जो 5 छवि में विभाजित है। इस पुस्तक में गणित और खगोल विज्ञान के बारे में विभिन्न विचारों और सिद्धांतों की चर्चा की गई है। आर्यभट्ट का जन्म की बात करें तो 476 ईस्वी में हुआ है कुसुमपुर, जो कि आधुनिक पटना में उनका जन्म हुआ है आर्यभट्ट का। नेक्स्ट देखिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2012 में प्रश्न पूछा है, जिस शासनकाल में भारत में वास्तुकला का उत्कर्ष चरम पर था वह कब का शासनकाल है? तो गुप्तों के शासनकाल में ही वास्तुकला चरम पर था। गुप्त काल में भारत में मंदिर वास्तुकला उत्कृष्ट काल में प्रवेश किया। शताब्दियों के प्रयास से कला की तकनीक और संपूर्णता मिली। गुप्त काल में ईंट और पत्थर जैसी अस्थायी सामग्रियों से मंदिर का निर्माण कराया जाता था। नेक्स्ट देखिए JPSC-PT 2006 में प्रश्न पूछा, तोरमान किस जातीय दल का था? तो तोरमान जो था ये हून से संबंधित था, हून जाति का था। तोरमान ने हून शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। किस जातीय दल का था? तो ये हून का था। और तोरमान जो हून शासक कब किया? स्कंदगुप्त के शासनकाल में ये आक्रमण किया है। मिहिर कुल तोरमान का ही पुत्र था, जिसने हून साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक किया। भारत के काफी बड़े क्षेत्रफल पर उसने अपनी विजय पताकाएं फहराई, जिसके बाद में महाराज धीराज की उपाधि धारण किया। कौन? मिहिर कुल। तो हून जाति से संपर्क था इनका तोरामन का। फिफ्थ JPSC-PT 2013 में पूछा, अजंता की कला को दे इनमें से किसने प्रश्रय सहायता कौन दिया है अजंता की कला को? तो ये वाकाटक नरेश जो थे। अजंता गुफा के चैत्य एवं रॉक कट बौद्ध विहार को वाकाटक सम्राट हर्षसेना द्वारा संरक्षित किया गया था। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। वाकाटक वंश को दक्कन क्षेत्र के सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी माना जाता है। वाकाटक कला, वास्तुकला और साहित्य के महान प्रेमी थे ये। नेक्स्ट देखिए JPSC-PT 2006 में पूछा गया, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, किनके हैं भाई? तो हिंदू और जैन दोनों के हैं गुफाएं और शैलकृत मंदिर। एलोरा राष्ट्रकूट द्वारा निर्मित, किसके द्वारा? तो राष्ट्रकूट द्वारा निर्मित है। महाराष्ट्र में स्थित मंदिर है। यहाँ पे 17 हिंदू गुफाएं, 12 बौद्ध और 5 जैन है। तो हिंदू बौद्ध जैन तीनों से इनका संपर्क हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदू बौद्ध और जैनों का, ऑप्शन नंबर डी। 17 है हिंदू गुफाएं, 12 है बौद्ध के लिए, 5 है जैन के लिए, याद रखेंगे। यह विश्व के सबसे बड़े शिलाकृत मठ मंदिर गुफा परिसरों में से एक है, जिसमें हिंदू, बौद्ध और जैन के स्मारकों कलाकृतियां आपको मिलती है। कहाँ? तो एलोरा में। कहाँ? एलोरा में। किसके द्वारा बनाया गया? राष्ट्रकूट द्वारा। कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद के महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। अजंता और एलोरा की गुफाएं यूनेस्को में भी शामिल किया गया इसको। गुप्त काल के दौरान भूमि का अंतिम स्वामित्व था। तो भूमि का अंतिम स्वामित्व का बात करें तो राजा ही था भूमि का अंतिम स्वामित्व। सीजल 2024 में प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विदेशी व्यापार से संबंधित है? तो विदेशी व्यापार से संबंधित संस्थान जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें है नाना देशी। क्या नाम है? नाना देशी। नेक्स्ट देखिए JPSC-PT 2024 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है? आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में है। तो देखिए स्थानीय होता था पहले, जिसमें 5 ग्राम होते थे, संग्रहक में 10 ग्राम, कर वाटिका में 200 ग्राम और द्रोणमुख में क्या होते थे? तो 400 ग्राम। तो पहला हो जाएगा स्थानीय, उसके बाद होना चाहिए संग्रहक। तो स्थानीय के बाद संग्रहक आपका कहीं संग्रहण कहीं नहीं दिया गया, इसलिए का कोई करेक्ट आंसर नहीं हो पा रहा है। स्थानीय हो जाएगा, संग्रहण हो जाएगा, उसके बाद आपका कर वाटिका और उसके बाद द्रोणमुख होना चाहिए। ऐसा होगा तो वही करेक्ट होगा, लेकिन ऑप्शन ऐसे नहीं दिए हुए थे एक भी। अब जो हम लोग देखने वाले हैं गुप्तोत्तर काल के बारे में, कौन कौन से प्रश्न इससे बनाए गए हैं। 7th JPSC-PT में पूछा गया, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना था। सातवाहन दिए हुए थे, वाकाटक दिए थे, चालुक्य दिए हुए थे। तो काल क्रम के अनुसार जो था, पहले सातवाहन, दूसरा वाकाटक और तीसरा हो जाएंगे चालुक्य। देखिए क्या है, सही क्रमानुसार है सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य। सातवाहन दक्षिण भारत की गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में, इनका समय जो है 60 ईसा पूर्व में शिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ये याद रखेंगे, मतलब 60 ईसा पूर्व में हुआ है सातवाहन वंश की स्थापना, शिमुक द्वारा हुआ है। और वाकाटक
भारतीय इतिहास में आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है किसको? अभी तो हम लोग सातवाहन को ही देख रहे हैं, आंध्र सातवाहन को मिला। वाकाटक जो है अजंता लेख के अनुसार वाकाटक वंश की स्थापना की बात करें तो 255 ईस्वी में। ये हुआ 60 ईसा पूर्व में सातवाहन का। वाकाटक का है 255 ईस्वी में, विंध्य शक्ति ने की थी। ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और इसका राज क्षेत्र का बात करें, बरार आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकतम भूभाग पर विस्तृत था। और चालुक्य दक्षिण भारत पर शासन करने वाले चालुक्यों की 3 शाखाएं थी। एक बादामी के चालुक्य थे, संस्थापक का बात करें पुलकेशिन प्रथम, जो कि 536 से 566 ईस्वी तक था। वेंगी के चालुक्य की बात करें, 3 शाखाएं चालुक्य की है, तो बादामी, वेंगी और कल्याणी। वेंगी के चालुक्य की बात करें तो इनका जो संस्थापक था विष्णुवर्धन, जो कि 616 से 633 ईस्वी तक था। और कल्याणी के चालुक्य की बात किया जाए तो तैलप द्वितीय था, जो 937 से 997 ईस्वी था। मतलब सही क्रम का बात किया जाए तो पहले सातवाहन 66 ईसा पूर्व में, फिर वाकाटक 255 ईस्वी में, और ये तो चालुक्य थे, वो चालुक्य 536 ईस्वी के बाद आए हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 7th जेपीएससी पीटी 2016 में पूछा गया, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था, मतलब हर्ष पर हर्षवर्धन को कब हराया था ये? तो विजय का वर्ष जो था इसका 618 ईस्वी। कब? 618 ईस्वी। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया और परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। कौन सी उपाधि? परमेश्वर की उपाधि धारण किया है पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराने के बाद। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य शासकों में सबसे महान और पराक्रमी शासक था। इसे दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि भी धारण किया था। कौन? तो पुलकेशिन इससे दक्षिण के शासकों में सबसे महान था, पराक्रमी शासक था ये। देखिए 5th जेपीएससी डिप्टी कलेक्टर में पूछा गया, पाल एवं प्रतिहार समय में सीधे प्रशासित जिले में जिलों को जाना जाता था। तो जिलों को जाना जाता था विषय, क्या जाना जाता था? विषय के रूप में। पाल और प्रतिहार साम्राज्यों में सीधे प्रशासित क्षेत्रों में भुक्ति प्रांतों और मंडल तथा विषय और मंडल या विषय, जिलों को मंडल बोला जाता था या विषय बोला जाता था। प्रांतों को बोला जाता था भुक्ति। प्रांत के राज्यपाल को उपरिक कहते थे। जिला मुखिया विषयपति कहलाता था। जिला का जो हेड होता था, जिला को विषय बोलते थे, उसका हेड विषयपति कहलाया। इस अवधि के दौरान सामंत और भोगपति नामक छोटे सरदारों की वृद्धि हुई, जिनके अधिपत्य से कई के अधीन कई गांव होते थे। किसमें? विषयपति के अंदर। नेक्स्ट देखिए 3rd जेपीएससी पीटी 2008 में पूछा है, वह कौन सा गढ़वाल राजा था जिसने एक नए प्रकार का कर तरुस्क दंड लगाया? तो तरुस्क दंड लगाने वाले आपके चंद्रदेव थे। कौन थे? चंद्रदेव। चंद्रदेव ने अपनी सीमा का विस्तार कहाँ किया? काशी, अयोध्या, कानीकुब्ज तथा इंद्रप्रस्थ, दिल्ली तक कर लिया था, लेकिन वह मगध की सीमा को छू नहीं सका था ये चंद्रदेव। राज्य विस्तार में आए खर्चों को वसूलने के लिए उन्होंने तरुष्क दंड, देखिए तरुष्क दंड लगाया क्यों गया था? तो राज्य विस्तार में जो खर्चा आ रहा था उसमें लगाया था। तरुष्क दंड नामक कर लगाया। तरुष्क दंड तुर्कों पर लगाया जाने वाला कर था। गढ़वालों ने तुर्कों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ही तरुष्क दंड लगाया था। याद रखेंगे, चंद्रदेव जो थे वो तरुष्क दंड लगाने वाले थे। उनका सीमा, उनका राज्य की सीमा का बात करें, काशी, अयोध्या, कानीकुंज, इंद्रप्रस्थ, मतलब दिल्ली वगैरह तक फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, झारखंड स्टेट फील्ड में पूछा गया है क्लर्क में, कन्नौज के उस शासक का नाम बताओ जिसकी पुत्री संयोगिता का पृथ्वीराज चौहान ने उसके स्वयंवर से अपहरण कर लिया गया था। मतलब वो कौन सा शासक था जिसकी पुत्री का नाम संयोगिता था और पृथ्वीराज चौहान का कारनामा यह है कि स्वयंवर से उसको अपहरण करके ले गया था? तो उस राजा का नाम है आपका जयचंद। जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, अब पृथ्वीराज चौहान उसका अपहरण कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 जेपीएससी पीटी 2016 में पूछा गया, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया? तो ये महान आदमी आपका है शुंग यून। ये चीनी यात्री हैं जो 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किए। 578 ईस्वी में भारत के स्वात घाटी का दौरा किया और गंधार राजवंश का विवरण लिखा। इसे महारानी हु ने दौरा के लिए भेजा था। चीनी यात्री था शुंग यून और भेजी है महारानी हु, याद रखेंगे। 5th जेपीएससी में पूछा गया है, अनुलोम विवाह में वर किस वर्ण का होता था? वर किस वर्ण का होता था? वर होता था उच्च वर्ण का और पत्नी निम्न वर्ण की। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है, अनुलोम विवाह। और जब उच्च वर्ण की स्त्री हो गया निम्न वर्ण का पुरुष, तो उसको बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। याद रखेंगे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। कालिदास के मालविका अग्निमित्र से पता चलता है कि अग्निमित्र जो ब्राह्मण था और छत्रानी मालविका से शादी किया था। कौन? अग्निमित्र। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह याद रखेंगे।
उच्च वर्ग का कुल है अनुलोम और निम्न वर्ग का अगर वर है तो प्रतिलोम। स्मृतियों के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते थे? तो विवाह होते थे 8 प्रकार के। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। कौन कौन है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। इनमें से ब्रह्म विवाह को सर्वोत्तम जबकि असुर, राक्षस और पैशाच विवाह को बहुत ही खराब बताया गया है। तो मनुस्मृति के अनुसार बात करें तो 8 प्रकार के विवाह होते थे। कोणार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? जेपीएससी अकाउंट ऑफिसर में पूछा है तो कोणार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर है कोणार्क में, उड़ीसा में है। कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्वी उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। इसका निर्माण का बात करें तो नरसिंह देव प्रथम द्वारा कब कराया गया? 13वीं शताब्दी में 1238 से 1264 ईस्वी के बीच कराया गया। यह गंग वंश के वैभव, स्थापत्य, मजबूती और स्थिरता के साथ साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करता है। मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है जिसमें 7 घोड़ों द्वारा रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है। 7 घोड़ों को 7 दिन का प्रतीक माना जाता है। इसे वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार आपसे पूछा गया है एग्जाम में, ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जानते हैं? तो वो है आपका कोणार्क मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न जो देखिए एग्जाम में आया है, खजुराहो किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था? तो खजुराहो जो बनाया गया था वो चंदेल शासकों द्वारा आपका खजुराहो बनाया गया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है 950 से 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है। यह मंदिर नागर शैली के स्थापत्य प्रतीक और उनकी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को द्वारा 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किसको? तो खजुराहो मंदिर को। नेक्स्ट देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? विक्रमशिला आपका स्थित है कहाँ पर? बिहार में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो स्थापना धर्मपाल ने की थी और बिहार के भागलपुर में स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में कथित गिरावट के जवाब में 8वीं शताब्दी की अवधि में दौरान स्थापित किया गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापना करने का श्रेय है धर्मपाल को। विक्रमशिला नालंदा तथा पाल साम्राज्य के दौरान भारत में शिक्षा के 2 सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। पाल साम्राज्य के समय था। कौन कौन महत्वपूर्ण केंद्र थे? तो एक हो गया विक्रमशिला और एक हो गया कौन? नालंदा। पाल शासकों के विक्रमशिला और नालंदा ये 2 प्रमुख स्थल थे। ये हम लोग सामान्य अध्ययन का बुक परीक्षा योद्धा का देख रहे थे जिसमें हम लोगों ने प्राचीन भारत को कंप्लीट कर लिया है। हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इससे आगे मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ें। नेक्स्ट अपडेट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।